गुड मॉर्निंग। मैं एल.के. झा। रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा जो आपको प्रति रविवार को क्विज सेट कराई जाती है, उसके चौथे सेट के आर्ट पेपर के डिस्कशन के लिए मैं उपस्थित हूँ। वीकली जो टेस्ट आपकी होती है, आपका पहला प्रश्न है, सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? ये धरसाना। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबनी अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1934 में है, गांधी जी द्वारा चलाया गया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा डांडी में नमक कानून सांकेतिक रूप से बनाकर इन्होंने तोड़े और इसके बाद यह आंदोलन चली। इस आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास देवजी ने सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेतृत्व किया, लेकिन जब उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में इस आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है कि महिला होकर एक बहुत बड़ी सत्याग्रह के रूप में सत्याग्रही के रूप में अपनी को उपस्थित किए हैं, जिसके कारण आप जान रहे हैं कि अमेरिका के पत्रकार बेब मिलर ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो टिप्पणी लिखी है, वे लिखते हैं कि हमने पत्रकारिता की लंबी उम्र में पत्रकारिता की लंबी सफर किया है, लेकिन ऐसी सत्याग्रही यानी जो धरासाना में सत्याग्रही घटना हुई, ऐसी घटना हमने जीवन में कहीं नहीं देखा। हमने पत्रकारिता के लिए लंबी सत्याग्रही को देखा है, बहुत सारे जगह हमने सिविल डिसोबीडेंट जो है मोमेंट का पत्रकारिता में कवरिंग किया है, लेकिन यहाँ की जो सरोजनी नायडू महिलाओं के नेतृत्व में किया गया है वह अपने आप में चिर स्मरणीय है। ऐसा हमने जीवन में कभी नहीं देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि सबनी अवज्ञा आंदोलन की एक बहुत बड़ी विशेषता कि इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण में एक थी। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल की पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सैंधव काल में हमें बहुत सारी कलाकृतियां मिली है, जिसमें मोहरों से सबसे अधिक हमें ज्ञान प्राप्त होती है, लेकिन कुछ मूर्तियां भी मिली है जिसमें खंडित मूर्तियां, ये पुजारी की जो मूर्तियां हैं ये खंडित अवस्था में है, लेकिन इससे हमें इस काल के बनाने की जो प्रवृत्ति है और फिर उनमें किस प्रकार की वेशभूषा है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो से महास्नानागार भी सामुदायिक भवन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मिली है। हड़प्पा से भी हमें बहुत सारी वस्तुएं मिली है, जिसमें अन्नागार, श्रमिक की आवास स्थान आदि महत्वपूर्ण है। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियों का स्थान, यहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। यहाँ से हवन कुंड यानी यज्ञ में बलि प्रथा का भी प्रमाण मिला है। लोथल से हमें फारस का मोहर मिला है, चावल प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं और भी प्राप्त यहाँ से हुई है और अभी भी इस पर शोध की जा रही है। तीसरा प्रश्न है कि किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रकूट ने संरक्षण दिया, वह जैन धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण संरक्षण दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश जिसकी स्थापना 753 ईस्वी में दंती दुर्ग द्वारा किया गया था, और इस वंश के बहुत सारे शासक हुए हैं, जिसमें आमोदवर्ष जिनका शासनकाल 814 से 78 एडी तक है। ये शांति काल के ये सबसे महान शासक थे, और ये बौद्ध धर्म के ये जैन धर्म के मानने वाले थे। जैन धर्म के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म को अंतिम राष्ट्रीय संरक्षण यानी राजकीय संरक्षण देने वाला वंश गुजरात के चालुक वंश
गुजरात के चालुक्य वंश, जिसे हम सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं, यह अंतिम वंश है जो कि जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, जिसमें जय सिंह सिद्धराज और उनके पुत्र कुमारपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कुमारपाल के गुरु जैन धर्म के महान आचार्य हेमचंद थे, महान आचार्य हेमचंद्र थे। चौथी प्रश्न है, एक्का आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो ये एक्का आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी आदि स्थानों पर किया गया और हम बताना चाहेंगे कि ये 1921-22 में आंदोलन हुआ और इसमें मदारी पासी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो भू राजस्व लिए जा रहा है, लैंड रेवेन्यू ली जा रही है, लगन ली जा रही है, लगान को बहुत ऊंची है, इसको कम किया जाए, आधा कर दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्रों में, हरदोई आदि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में बड़ी ही जन आंदोलन का रूप लिया था और ब्रिटिश सरकार को काफी समस्या का इस कारण सामना करना पड़ा। पांचवी प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा कही गई है। तो विदेह माधव की कथा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। जितने भी ब्राह्मण पुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में कही गई है कि विदेह माधव अपने पुरोहित राहुगण के साथ अग्नि को साथ लेकर सदानीरा नदी तट तक आया। इसमें सदानीरा नदी का चर्चा है और ये गंडक नदी है। तो गंडक नदी का अर्थ हो गया मिथिला क्षेत्र, मिथिला मुजफ्फरपुर क्षेत्र। तो ये गंडक नदी का चर्चा मिलता है कि सदानीरा नदी तट तक आया। गंगा नदी से उधर वैशाली के बाद आप मुजफ्फरपुर में गंडक नदी की बात करेंगे। तो ये गंडक नदी क्षेत्र में आया। इसका अर्थ है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रभाव, आर्य सभ्यता का प्रभाव मिथिला क्षेत्र में भी फैलने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में 10 प्रकार के शासन प्रबंध की पहली बार चर्चा मिलती है। पंचविश ब्राह्मण सामवेद की महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। 10वीं प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में लुप्त होती महिला का विचार, किस अर्थशास्त्री ने लुप्त होती महिला का विचार दिया है। तो लुप्त होती महिला का विचार आप देखेंगे देने वाले में जो है अमर्त्य सेन महत्वपूर्ण है। अमर्त्य सेन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, जिन्हें 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1990 ईस्वी में इन्होंने महबूब उल हक के साथ मिलकर जो है मानव विकास सूचकांक जारी किए। तो इन्होंने इस सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण कही गई, जिसमें महिलाओं की घटती हुई लिंगानुपात, जेंडर गैप जो है, इसकी चर्चा इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शोध के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि पुरुष की अपेक्षा महिला की आबादी काफी घट रही है। इस संदर्भ में इन्होंने इस प्रकार का विचार रखा था। 11वीं प्रश्न है कि दत्त कमेटी किससे संबंधित है। तो दत्त कमेटी का संबंध जो है औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1948 में जो भारत में औद्योगिक नीति की पहली बार स्वतंत्रता के बाद घोषणा की गई, फिर 1956 में घोषणा की गई। इन औद्योगिक नीति के द्वारा लाइसेंस का भी प्रावधान किया गया, लेकिन वर्तमान जो 91 में उदारीकरण आई, 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा की। इसके बाद हमारी लाइसेंसिंग नीति क्या हो औद्योगिक क्षेत्र में, इससे संबंधित यह कमेटी बनी थी, जिसने कही कि कुछ खतरनाक उद्योग जो है उस पर लाइसेंस बनी रहनी चाहिए, जैसे अल्कोहल हुआ, रासायनिक विस्फोटक जैसे पदार्थों पर, और सामान्य जो उपभोक्ता वस्तु है उस पर लाइसेंस पहले की तरह ही पूरी तरह फ्री कर देना चाहिए। 12वीं प्रश्न है यूटीआई बैंक का नाम 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया। तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया।
एक्सिस बैंक कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि यूटीआई बैंक की स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया और यूटीआई की स्थापना जो है ये 1 फरवरी 1964 ईस्वी को किया गया है। ये छोटे जो निवेशकों है इसके लिए यह किया गया था कि बचत जो है सेविंग पावर बढ़ाई जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में सेविंग पावर काफ़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि उसमें कमी आ गई है, फिर भी हमारी सेविंग पावर लगभग 30% है, जो बहुत ही उच्च स्तर मानी जाती है। हालांकि हमारा देश में कभी कभी 36% तक भी सेविंग पावर थी। तो यूटीआई बैंक नाम दिया गया था 1993 में और 2007 में इसे एक्सिस बैंक के नाम से दिया गया। इसको 2 भाग में बांट दिया गया जब इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। 13वां प्रश्न है आपका कि सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है। तो ये सीमा शुल्क भारत सरकार से जुड़ा है और प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर जो है, जो सिस्टम है उसको 2 भाग में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट टैक्स है उसका प्रभाव सीधे जो उपभोक्ता है, जो उसको कंज्यूमर है, जो खरीदते हैं, जो व्यक्ति पर लगता है अथवा जिस व्यक्ति पर लगता है वही व्यक्ति देता है, यानी वह जिस पर लागू होता है उसी को देना होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है यह जहां लागू की जाती है वास्तव में उस पर नहीं लगता है, बल्कि अंतिम रूप से जो उसका उपभोक्ता है। दोनों टैक्स कहीं ना कहीं जो है जुड़ा हुआ है, जो खरीदेगा, जो सर्विस लेगा, जो उसका कंज्यूमर है, जो उपयोग करेगा, उसी से संबंधित है। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है कि प्रत्यक्ष टैक्स जिस पर लगाया जाता है, जिसकी संपत्ति है अथवा जो उसका प्रयोग करेगा, जिन पर लागू की गई है केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, वही उस व्यक्ति के लिए जिम्मेवार होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स अपरोक्ष कर जो है यह लागू किसी पर होती है और उसे चुकाना अंतिम रूप से उसे पड़ता है जो उसका उपभोग करता है। मान लिया जाए कि किसी कार पर जो केंद्र सरकार द्वारा टैक्स लगाई जाएगी, तो वह टैक्स तो कार पर लगी, लेकिन अंतिम रूप से वह उनसे ली जाएगी जो उस कार को खरीदेंगे। 14 प्रश्न है चहुंदरों के उत्खनन का। 14 प्रश्न है कि चहुंदरों के उत्खनन का जो है कौन निर्देशन किया। तो J.H. मैक। ये मैक ने 1931 ईस्वी में आप देखेंगे चहुंदरों की खोज हुई और ये सिंध नदी तट पर अवस्थित बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र, ये मोहनजोदड़ो से 150 किलोमीटर लगभग दूर है। 150 किलोमीटर दूर है और ये चहुंदरो जो है खिलौना उद्योग और मनक्के उद्योग और खिलौना उद्योग, गुड़िया उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह था। ये बहुत ही बड़ी औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी। हालांकि यहाँ जो नगर नियोजन प्रणाली थी वह अनियंत्रित थी। जिस तरह से प्लानेट की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके अनुरूप नहीं थी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारत में हड़प्पा सभ्यता की खोज शुरू हुई और पहली स्थल की प्राप्त किया गया है। I.M. व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है कि आर्य आक्रमणकारियों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। और सर ऑरेल एस्टीन जो है ये सुक्ता गेंडोर की खोज 1927 ईस्वी में किया था। 15वां प्रश्न है कि अमुक्त माल्यद किसकी कृति है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है और कृष्णदेव राय की है। कृष्णदेव राय का शासनकाल ये 1509 से 29 तक है। ये विजयनगर के महानतम शासक थे। इन्होंने अमुक्त माल्यद जो है ये तेलुगु भाषा में लिखे। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम ये संस्कृत भाषा में इन्होंने पुस्तक की रचना की। तो ये बहुत विजयनगर के जो 4 वंश है उसमें सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे। तेनालीराम इनके दरबार में बहुत बड़े हास्य व्यंग्य कलाकार थे। इनके दरबार में जो अष्ट दिग्गज रहते थे उसमें
रामकृष्ण तेनालीराम काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नरसिंह जो सालुब है, ये संगम वंश, ये विजयनगर सम्राट के यानी विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और भट्टमूर्ति ये बहुत बड़े कवि थे। 16वां प्रश्न है, हल्दी घाटी की महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हकीम खां सूरी। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 18 जून 1576 को हुआ। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूर या अफगानी थे, और जबकि अकबर का सेनापति जो था वह मान सिंह और आसफ खां था। मेन सेनापति मान सिंह था। यह युद्ध अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, हल्दी घाटी जो युद्ध है गोगंडा दर्रा के हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था, और ये इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, जिसमें महाराणा प्रताप मुगल सेना को काफ़ी क्षति पहुंचाई, लेकिन मुगल संसाधन से बहुत कम होने के कारण जब इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई तो झाला नाम के एक सरदार को इन्होंने अपना मुकुट सौंप दिया। बार बार जब अनुरोध सरदारों ने किया तो, और फिर चेतक घोड़ा पर सवार होकर ये जंगल में चले गए, और फिर कुछ वर्षों बाद अपनी खोई हुई राज को ये प्राप्त कर लिए 1580 के दशक के प्रारंभ में ही। तो ये स्वाधीनता के बड़े पुजारी महाराणा प्रताप थे। 17 प्रश्न है कि 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के अंग्रेजी नीति के किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन किया? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी परिवर्तन होगा, जब 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने के लिए पहली बार कही गई कि हम 1 लाख रुपया सालाना शिक्षा पर खर्च करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले 1 रुपया भी सार्वजनिक क्षेत्र पर वे खर्च नहीं कर रहे थे। पहली बार यदि भारत में खर्च करने की बात चार्टर 1813 के द्वारा आया तो शिक्षा पर आया, और कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधि पर एकाधिकार थी उसको सीमित कर दिया। चीन देश और चाय पत्ती को छोड़कर सभी पर एकाधिकार जो है कंपनी की छीन ली गई 1813 के चार्टर द्वारा। 18 प्रश्न है कि क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये विलो जो प्राप्त होती है क्रिकेट खेल के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि शंकु वृक्ष से संबंधित यह है, और ये भारत में भी यह पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो है यह विलो लकड़ी पाई जाती है, और इसके पत्ते के इस विलो लकड़ी की जो पत्तियां होती है उससे जो है यह दर्द निवारक के काम में भी लाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्पिरिन जो है इससे बनाया जाता है। विलो की लकड़ी हल्का होता है, हालांकि क्रिकेट वगैरह बहुत सारे खेलों की जो बैट बनाई जाती है और उनकी जो हीट करने वाले बनाई जाती है, तो हॉकी वगैरह आदि के, इसके लिए अमेजन क्षेत्र में भी कुछ ऐसी लकड़ियां पाई जाती है जिसका प्रयोग किया जाता है। डुडोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो मन्नार की खाड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडल जो है बायोडाइवर्सिटी, भारत में 18 बायो रिजर्व है। डुडोंग ये समुद्री स्तनधारी जीव है, और जैसे आप जान रहे हैं कि हाल ही में कुछ समय पहले यानी कि चीन ने इसे जो है विलुप्त प्राणी की घोषणा सूची में रख दिया है। भारत सरकार की वन जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में बनाया गया, इसमें भी इसकी संकट प्राणी जीव में रखा गया और इसे सूची 1 में रखा गया था। जैसा कि आप जानते हैं 2008 में भारत सरकार ने इसे बहुत ही संकट में प्राणी की श्रेणी में रखी है, और यह समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, सी काऊ। धूमकेतु, 20वां प्रश्न है आपका कि धूमकेतु किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो ये धूमकेतु सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें पत्थर, धूल, बर्फ और गैस आदि बने होते हैं, और ये अंडाकार या बेलनाकार रूप में अपने क्षेत्र में घूमती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सिलिकेट आदि भी बहुत सारे पदार्थ आदि इसमें पाई जाती है।
धूमकेतु पृथ्वी की नहीं बल्कि सूर्य की ये चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी तरह एक एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में वह घूम रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, इसलिए किसी भी तरह की जो गतिविधि है उसका अंतिम जो है आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण केंद्र सौर मंडल सूर्य है। 26 प्रश्न है कि राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय और राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच की जो भाग है वह हम राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व किसे कहते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात होती है। राजस्व किसे कहते हैं, तो सरकार को प्राप्त ऐसा आय, कोई भी ऐसा आय, किसी प्रकार की आय हो जिसके लिए भविष्य में उन्हें दे नहीं करना पड़े, यानी भविष्य में उसके लिए कोई उन्हें किसी प्रकार का रिटर्निंग या इंटरेस्ट या सूद जो होता है कोई भी नहीं देना पड़े, यानी जो शुद्ध राजस्व है जिसके लिए भविष्य में वे किसी प्रकार को किसी के दायित्व जो है कि उत्तरदायित्व लेने के लिए केंद्र तैयार नहीं हो, यानी जो सरकार को प्राप्त हो तो होता जरूर हो लेकिन उसे देने की भविष्य में कोई गारंटी नहीं हो, कोई जरूरी नहीं हो, ऐसी आय प्राप्त को हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो राजस्व प्राप्ति जो है किसी भी सरकार की आय की एक बड़ी स्रोत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति का प्रतिपादन करते हैं, उससे प्रभावित हमारा राजस्व आय और व्यय होती है। 27 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 27 प्रश्न हमारा है कि बासेल 2 के 3 स्तंभ कौन कौन है। तो बासेल 3 के मुख्य स्तंभ जो है न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन। बासेल बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, हमको समझना है कि बैंकिंग क्षेत्र से यह संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र में जो किसी भी प्रकार की बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बैंक की जो अधिक से अधिक क्वालिटी पूर्ण कैसे बैंक हो, अधिक से अधिक सफल कैसे हो, इसके लिए यह प्रावधान किया गया है। और बेसल 2 जो है ये 2004 में अपनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसल 3 भी लागू हो गया है और बेसल 3 जो है 2008 में बासेल 3 जो है ये 2008 में लागू हो गया है। 1974 में बैंकिंग क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनी और इस पर आगे चलकर 1988 से इस पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अपना शुरुआत किया गया, जिसे विभिन्न देशों को अपने बैंकिंग सिस्टम में इसे लागू करना अनिवार्य किया गया। भारत में जो जेटली कमेटी के रिपोर्ट पर जो बैंकों का विलयकरण किया गया है वह भी बासेल मापदंड को सक्षम बनाने से संबंधित है। 28 प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क माता अधिकार का प्रयोग किया गया है, यानी हम लोग जो वोट डालते हैं यह चर्चा कहाँ है। तो 326 अनुच्छेद में इस बात की चर्चा है कि हम वोट डालने का हमें अधिकार दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष का हो और जिनकी मतदाता सूची में नाम हो वह वोट डालने के सक्षम है। आप जैसा कि यह भी जानते हैं कि पहले भारतीय मूल संविधान में 21 वर्ष वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने 52 अमेंडमेंट द्वारा राजीव गांधी सरकार ने 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार ने 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में यह जो 21 वर्ष आयु थी, 21 वर्ष आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है भारत में निर्वाचन आयोग और उससे संबंधित
प्रावधान किया गया है संविधान में। 29 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? तो हमारे राष्ट्रपति के जो स्थान खाली होगी तो उसे हम 6 माह में भरेंगे। हमारे संविधान में 62 अनुच्छेद में इस बात की चर्चा की गई है कि यदि 5 वर्ष से पूर्व, यदि किसी कारण से उससे पूर्व या 5 वर्ष के बाद जब राष्ट्रपति पद किसी कारण से खाली हो, रिक्त हो, तो उस स्थिति में 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जानी चाहिए और वह जो राष्ट्रपति होंगे वह 5 वर्षों के लिए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि भारत में राष्ट्रपति जब नहीं हैं तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक रह सकते हैं और उन्हें 6 माह तक जो सुविधा राष्ट्रपति को मिलती है और जो शक्ति राष्ट्रपति को होती है वह सभी सुख सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। और 6 माह के बीच जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे तो उनके बाद पुनः उपराष्ट्रपति अपने पद पर चले जाएंगे। यानी उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो अन्य बलिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हो सकते हैं। 30वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होंगे? तो उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। मंत्री परिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में है। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 53 में कही गई है कि सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 74 में कही गई है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 75 कहती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देंगे तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर फिर वे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं और मंत्रियों से त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। इकतीस प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, यानी राज्य में मंत्री परिषद जो होती है, राज्यों में मंत्री परिषद का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 163 में है। 163 में दिया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसके लिए जो है यह जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होंगे और फिर जो कार्य राज्यपाल को अपनी स्वविवेक के लिए छोड़ दिया गया है संविधान में, जो उनको अलग से करने के लिए कही गई है, इसके अतिरिक्त जो भी उनका कार्य है उसके लिए एक मंत्री परिषद होंगे। 164 में जैसा कि आप जानते हैं लिखा हुआ है 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर, संस्तुति पर, उनके विनती पर, सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। राज्यों में राज्यपाल करेंगे और राज्यपाल जब मुख्यमंत्री का है तो उन मंत्रियों से वह त्यागपत्र भी ले सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के सलाह पर यदि कोई मंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहा हो तो उस स्थिति में राज्यपाल राज्य के मंत्री जो हैं उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। 165 में जो है वह एडवोकेट जनरल की चर्चा है। महाधिवक्ता होते हैं जो राज्य के मुख्य विधिक अधिकारी, मेन लीगल एडवाइजर जो होते हैं वह 165 के अधीन बनाए जाते हैं, महाधिवक्ता। 32 प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि सही विकल्प को चुनना है। आपके पास यहाँ दिया गया है तो हम जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस सही है, ये सही बताया गया। विश्व प्रेस दिवस भी सही है और विश्व जैव विविधता दिवस भी सही है। यानी आपके जो विकल्प है इसमें तीनों आपका सही है, यानी इसका आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। 33 प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार के राज्य या केंद्र शासित, यानी भारत में पहला जो
भारत में जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है, यह किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जैसा कि हम जानते हैं लद्दाख के पूगा क्षेत्र में यह अवस्थित है और 2022 से यह काम करने लगेगा और इसकी तात्कालिक क्षमता जो है 1 मेगावाट होगी। चौंतीस प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने चीन के संग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह अस्कंद गुप्त से जुड़ा हुआ है कि वह संग वंश के दरबार में, चीन के संग वंश के सम्राट संग है, अस्कंद गुप्त ने भेजा था। अस्कंद गुप्त का शासनकाल 455 से 67 एडी तक है और ये अस्कंद गुप्त वंश के अंतिम महान शासक है। अंतिम महान शासक ये गुप्त वंश के हैं, अस्कंद गुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त वंश के महानतम शासक माना जाता है। 35 प्रश्न देखेंगे कि भारत में सती प्रथा को समाप्ति से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है? यहाँ जनरल शब्द थोड़ा मिस कर गया है टाइप करने वाले के द्वारा। गवर्नर जनरल शब्द हम लोग को करना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स जो है, इस लॉर्ड विलियम बेंटिक्स जो है यह सती प्रथा को समाप्त करने वाले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1829 में एक्ट 17 के द्वारा, नियम इसको कहेंगे, एक्ट से बेहतर कहेंगे नियम, लेकिन कभी कभी आपको परीक्षा में एक्ट भी पूछता है, तो एक्ट 17 या नियम लॉ 17 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो है अवैध घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सती प्रथा जो है प्राचीन काल से भारत में महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी जो है रूढ़िवादी व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, जिसमें पति के मरने के बाद उनकी पत्नी चिता पर जल जाती थी अथवा उन्हें वह स्थिति बनाई जाती थी जिससे वह जल जाए। जैसा कि बारबोसा ने विजयनगर सम्राट के बारे में लिखा है कि जब किसी महिला की पति मरते थे तो पत्नी को जो है मदिरा पिलाकर अचेत अवस्था में लाकर उन्हें जो है पति के साथ जला दिया जाता था। सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण हम लोग को 510 एडी में जो है सती प्रथा की मिलती है, जो जिसमें कहा गया है कि भानुगुप्त गुप्त वंश के शासक है। उनके मेन सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी जो है सती हो गई। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो युगल समाधान मिला है उसे भी कुछ व्यक्ति जो है सती प्रथा की तरह कहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त करवाया गया। इसमें राजा राम मोहन राय का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। 36 प्रश्न निम्नलिखित में कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसकी स्थापना 1934 में पटना में किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है ये अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव हुए और इनके सचिव जो है जेपी को बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ, बिहार कम्युनिस्ट पार्टी की, और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ। हालांकि ये हमें ध्यान रखना है कि नेहरू ने स्वयं लिखे हैं अपने और बोले हुए हैं, ये लखनऊ अधिवेशन 1936 में अध्यक्षीय भाषण में एक समाजवादी हूं। मेरा कहना है कि नेहरू भी एक बहुत बड़े समाजवादी थे, लेकिन इस जो आप देख रहे हैं जो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, इसमें ये शामिल नहीं थे। 37 प्रश्न है कि निम्नलिखित विचार करना है और इसको कालक्रम में हम लोग को सजाना है कि कौन सी आपकी कालक्रम में सही है अथवा गलत है, इस बात को हम लोग को सजाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसे हमें सजाना होगा कि कालक्रम में कौन कौन है, तो हम यह देखेंगे कि ये सब का विलय कब हुआ। यदि विलय के बारे में हम बता दें तो फिर इसकी निदान हो जाएगी 1849, 1853, 1848, 1854। स्पष्ट हो गया कि सबसे पहले ये आएगा तो 2 हम लेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 3 आया और फिर 4 आया, तो आपका आंसर बी हो जाएगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि डलहौजी ने हड़प नीति लाया, जिसके द्वारा जिस राजा के पुत्र नहीं होंगे, जिनके संतान नहीं होंगे, पुत्र नहीं होंगे, उनके राज्य को मिला लिया जाएगा। और इसके अधीन उन्होंने बहुत राज्यों को मिलाया, जिसमें 1848 में सतारा, 1849 में सम्बलपुर और जैतपुर, 1850 में बगहट, 1852 में उदयपुर, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र था उदयपुर, ये राजस्थान का नहीं था, 1853 में झांसी, 1854 में आप देखेंगे नागपुर को मिला लिया गया, 1855 में करौली को, जो कर्नाटक में था, उसको मिला गया, और माइल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, यानी कुशासन के आधार पर जो है 1856 ईस्वी में अवध राज को डलहौजी ने मिला लिया। तो जिसको कैनिंग ने, इस जो हड़प नीति थी उसको कैनिंग ने समाप्त कर दिया। 38 प्रश्न है, INA के अधिकारियों का मुकदमा चलाया गया। तो ये लाल किला मुकदमा के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहनवाज ढिल्लो और सहगल, इन पर नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा चलाया गया, जिसे दिल्ली मुकदमा भी कहते हैं, इसे हम नवंबर मुकदमा भी कहते हैं, इसे लाल किला भी मुकदमा कहते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आप जानते हैं कि घायल हो गए 18 अगस्त 1945 को। फिर उनके बारे में सही हम लोग की जानकारी आज भी दुर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं है। तो इन बड़े 3 लीडर है, शाहनवाज, 3 सेनापति है, ढिल्लो और सहगल पर जो केस चलाई गई, जिस समय बेबेल ने इस पर केस चलाई, जिसका भारत में भारी जन विरोध हुआ, और फिर भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में एक वार कमेटी बनाई गई, जिसमें नेहरू भी एक सदस्य था। जैसा कि आप जानते हैं कि वकील के रूप में उन्होंने भी इनमें भूमिका निभाई, और बेबेल जन दबाव में आकर ये लाल किला मुकदमा के अधिकारियों का जो है अंत में जो इन पर केस था वह वापस ले लिया। 45 प्रश्न को आप देखेंगे कि मिथ्या और कहावत के रूप में आपका 45 प्रश्न है कि मिथ्या और कहावत के रूप में प्रशासन में सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया, यानी किसने इस विचार को माना कि यह जो आपका मिथ्या और कहावत के आधार पर सिद्धांत चलाई गई प्रशासन में एक, उसको जो है इनकार करने वाला हर्बर्ट साइमन था। हर्बर्ट साइमन ने जो डिसीजन मेकिंग और फिर उन्होंने ये प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें व्हाइट वाल्डो जो है, फ्रैंक मोरिन जो है, डब्ल्यू रिक्स जो है, ये सभी जो है मिथ्या और कहावत के सिद्धांतों को मानते थे, लेकिन इस सिद्धांत को हर्बर्ट साइमन ने समाप्त कर दिया। इन्होंने माना कि हर्बर्ट साइमन ने कि मेकिंग डिसीजन जो होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रशासन के लिए निर्णय लेना एक बहुत है, तो निर्णय का सिद्धांत मेकिंग डिसीजन थॉट हर्बर्ट साइमन ने दिया। 46 प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से मिली? तो ये 64वां संविधान संशोधन बिल से मिली, जिसको राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 ईस्वी में लाई गई थी। हालांकि लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो गई, इस कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। इसी को नए रूप से फिर जो है यहाँ लाया गया 1992 में। जैसा कि जानते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसे 22 और 23 दिसंबर को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, और 24 अप्रैल 1993 को इसे राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस इसी कारण मनाते हैं। 47 है, भारतीय स्वतंत्रता बिल के ब्रिटेन में शाही सहमति कब मिली? शाही सहमति जो है 18 जुलाई को मिली। 4 जुलाई को पेश किया गया था, और 15 और 16 जुलाई को क्रमशः कॉमन सभा और लॉर्ड सभा ने पारित कर दिया। 18 जुलाई को जॉर्ज खस्टम ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया,
जो 14 और 15 अगस्त 1945 से क्रमशः पाकिस्तान और भारत को दो स्वतंत्र देश के रूप में उपस्थित किया। जिया तरंग आंदोलन, जियांग आंदोलन कहाँ, उसे हम जियांग आंदोलन पढ़ेंगे। यह आंदोलन जो है मणिपुरा क्षेत्र में बहुत ही शुरू हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन के दौरान जो है जियांग जो है वह काफी प्रभावशाली भूमिका निभाया था। जैसा कि आप जानते हैं यह आंदोलन 1930-31 के बीच चलाया गया था और इस आंदोलन में बहुत ही जबरदस्त ब्रिटिश सरकार का विरोध जनजातियों ने किया था, जिसमें नागा जनजाति की योगदान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 49 प्रश्न है, ऐतिहासिक पूना समझौता पर भीमराव अंबेडकर के साथ किसने हस्ताक्षर नहीं किया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी इसमें नहीं थे, राजगोपालचारी, पुरुषोत्तम दास, ये सब जो है बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इसमें करने वाले थे, लेकिन गांधी जी नहीं किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूना समझौता जो है यह 1932 में हुआ और ये 24 सितंबर को हुआ था। हालांकि इस समझौता को हम लोग कहते हैं गांधी अंबेडकर समझौता। ये पूना पैक्ट में वास्तव में गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी के स्थान पर अलग जो कई सारे व्यक्ति हैं, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये सब जो है इसमें शामिल किए थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजगोपालचारी थे। इन लोग ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके द्वारा दलितों को जो अलग निर्वाचन देने की बात कही गई थी उसे रद्द कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी इसी विरोध करते हुए आ गया कि हम दलितों को नहीं पृथक निर्वाचन देंगे, जिसके कारण रेजमे मैकडोनाल्ड ने आगे चलकर 16 अगस्त 1932 को दलितों को अलग निर्वाचन देने की बात कही गई। गांधी जी अरवदा जेल पूना महाराष्ट्र में थे। उन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिए और अंततः अंबेडकर को विवश होकर 24 सितंबर 1932 को समझौता करना पड़ा। 50वां प्रश्न है, कौन सी सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सुमेलित में नहीं है तो वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह का जो है बिहार जगदीशपुर से वे जुड़े हुए थे और 25 जुलाई 1857 को इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसमें दानापुर की टीम जो है इनके साथ आ गई। और बाबू वीर कुंवर सिंह ने जिस शूरवीरता का परिचय दिया, ऐसा शूरवीरता का परिचय किसी अन्य जो है शासक या जमींदार नहीं दिया, जबकि इनके पास संसाधन मात्र बहुत कमी थी, लगभग 500 बीघा के ही ये मालिक थे। तात्या टोपे 1857 के शहीद होने वाले अंतिम नायक थे, जो मध्य प्रदेश के जंगल में सोए अवस्था में मान सिंह नाम के राजपूत ने पकड़ लिया। 18 अप्रैल 1859 को इन्हें शिवपुरी मध्य प्रदेश के जेल में फांसी दे दिया गया। आप जानते हैं कि लक्ष्मीबाई भी शूरवीरता का परिचय देते हुए जून 1858 में ये भी जो है शहीद हो गई कपली के पास। और नाना साहब जो है कानपुर पर तो बेहतर प्रारंभ में नियंत्रण किया। अंत में जब ब्रिटिश सरकार ने कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में सेना भेजी, हार गए तो ये भागकर नेपाल चले गए। 51 प्रश्न है, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक जो है खादर होते हैं, खादर ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। दूसरा बांगर होते हैं, यह जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होते हैं। तो दो प्रकार के मिट्टी होते हैं, एक खादर दूसरा बांगर। दोनों मिट्टी उपजाऊ होते हैं, लेकिन खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण के कई नदी की बेसिन जो है वह जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनाई गई है। काली मिट्टी भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण है, जो ज्वालामुखी से लावा निर्मित मिट्टी है, जो कपास की खेती के लिए बहुत है। इसे कपासी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। कोकोकस प्लेट किसके माध्यम है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के बीच है और यह बड़े प्लेट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फ्रिक्शन के कारण ही 1985 में मैक्सिको में और 2017 में जो है
यह बहुत बड़ी भूकंप चियापास में आई हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक की जो सिद्धांत है मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर आदि ने दिया, हालांकि हेंस ने इस बारे में भी महत्वपूर्ण शोध किया था। हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में स्वीडन के वैज्ञानिक टूजे विल्सन ने प्लेट का चर्चा किया था। यही प्लेट से प्लेट टेक्टोनिक यानी विवर्तनक जो भूकंप का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। यह माना जाता है कि पृथ्वी जो है 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी छोटी प्लेट से मिला हुआ है। जब इसमें किसी प्रकार की फ्रिक्शन आती है, किसी प्रकार की उतार चढ़ाव आती है, तो इससे भूकंप होती है। हालांकि अर्थक्वेक का और भी कारण हो सकता है। 53 है, कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? आपका 53वां प्रश्न है कि कौन सा उत्तराखंड के जो है कुमायूं क्षेत्र से संबंधित है? तो हम देखेंगे मिलाम। मिलाम ये ग्लेशियर सबका नाम है। ये ग्लेशियर में मिलाम ग्लेशियर जो है यह उत्तराखंड से संबंधित है और उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र से। और जैसा कि शारदा नदी का उद्गम स्थान यहाँ से है। हम लोग जानते हैं कि जो हिम द्वारा जो नदी बहती है वह 12मासी होती है और वहाँ सदा नीरा होती है। 12 महीना उसमें पानी बनी हुई रहती है। 54 प्रश्न निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है। आपको यह बताना है कि इसमें कौन सी सुमेलित नहीं है। तो 54 प्रश्न को हम देख सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हरिकोटा में नहीं होकर बेंगलुरु में होगा। और हरिकोटा जो है मेरा बहुत बड़ा जो है सैटेलाइट जो है परीक्षण केंद्र है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक पर एक अनेक जो है कीर्तिमान आज तक स्थापित कर रही है की है। आपका 55 प्रश्न देखिए, तीसरे और चौथे आवर्त में किस प्रकार के ऑक्साइड होते हैं? तो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये इसमें ऑक्साइड का गुण बेसिक और एसिड दोनों ही प्रकार के तीसरे चौथे समूह में जुड़ा हुआ होता है। तो आवर्त सारणी जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम सबसे बेहतर आवर्त सारणी जो काफ़ी लंबी अवधि तक रही वह मेंडलीफ ने बनाया था, जो 1869 में बनाया था। 1872 में पहली बार जर्मन के पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था। लेकिन आधुनिक जो हमारी आवर्त सारणी है वह मास नंबर पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। और यह जो है 1913 ईस्वी में मोसले द्वारा बनाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले हैं। 60 प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य की आदर्श प्रस्तुत की जाती है। तो एक कल्याणकारी राज्य की आदर्श जो है हमारे जो एक कल्याणकारी राज्य है इसकी आदर्श हमें स्पष्ट रूप से जो है नीति निर्देशक तत्व में दिखाई देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। 38 अनुच्छेद में स्पष्ट कही गई है जो साधन राज्य को है उसको अधिकतम इष्टतम प्रयोग करे, अनुकूलतम प्रयोग करे। ऐसे व्यक्ति को पहले उसका उपयोग होनी चाहिए जो जरूरतमंद है, जो सबसे जिसकी जरूरत हो। तो संकेंद्रीकरण को भी रोकना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वह नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है जो आयरलैंड से ली गई है, जिसमें यह भारत के सामाजिक आर्थिक दर्शन भी जिसे कहा जाता है, सामाजिक आदि दर्शन में ही यह जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित होती है। तो आपका जो इस पर ध्यान देना है, आपका आंसर ए होगा। हालांकि कल्याणकारी राज्य की कुछ हमें झलक यहाँ मामूली, लेकिन यह स्वतंत्रता से अधिक, यह तो मेरे संविधान का आत्मा ही है, इसलिए इसका आंसर यही नीति निर्देशक तत्व होगा। 61 है, कानून विषयों पर राज्य के परामर्शदाता कौन होते हैं? तो ये राज्य के परामर्शदाता एडवोकेट जनरल होते हैं। अनुच्छेद 165 के अधीन एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता हो और उन्हें वेतन भत्ते भी वही मिलते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं। यह राज्य सरकार के सबसे बड़ा जो है कानून के सलाहकार होते हैं। कानून समस्याओं से संबंधित वे सरकार के कार्यों को जो है चलाते हैं। इनके सहयोगी भी कई जो है
असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी होते हैं। इनको कब तक रखना है? तो जब तक राज्यपाल चाहेंगे ये अपने पद पर रह सकते हैं। 62 प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही युगम नहीं है, यानी कौन सी युगम सही नहीं है। इस चीज को हमें 62 प्रश्न में आपको यह दिखाना है कि कौन सी जो दी गई है वह सही नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र अमीचंद सही है। जैसा कि जानते हैं कि 1913 की यह घटना है दिल्ली षड्यंत्र। 23 जो है सितंबर को यह घटना, 23 दिसंबर को यह घटना है। काकोरी कांड अशफाक उल्लाह है जो 9 अगस्त 1925 को यह घटना है। लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास है, लेकिन नासिक षड्यंत्र से केस से संबंधित रास बिहारी बोस नहीं है। रास बिहारी बोस का भी संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में घोषणा की कि अब कलकत्ता के स्थान पर बॉम्बे को राजधानी बनाया जाएगा। और इसी क्रम में जब दिल्ली बनाने की तैयारी चल रही है, उस क्रम में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी घटना हो गई और अमित चंद्र वगैरह ने मिलकर, रास बिहारी बोस ने मिलकर लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंका। हालांकि वह बम इनको नहीं लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यह बम जो है हार्डिंग को घायल तो किया, लेकिन पूरी तरह हुआ उससे उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो इसके बाद जो है दिल्ली षड्यंत्र नाम के केस से भारतीयों पर केस चलाया गया, जिस केस में जो है अमित चंद्र भी महत्वपूर्ण, जिसमें अमित चंद्र भी महत्वपूर्ण था। रास बिहारी बोस जो है अपने को फांसी से बचने के लिए यह अंत में जापान चले गए थे। काली क्रांति, 63 प्रश्न है कि काली क्रांति का संबंध है। तो काली क्रांति का संबंध जो है कच्चा तेल से संबंधित है। मत्स्य से संबंधित जो है ये नीली क्रांति है। कोयला से संबंधित जो है भूरी क्रांति है। तेलहन से संबंधित जो है पीली क्रांति है। क्रांति, जैसा कि जानते हैं कि गॉड्स हरित क्रांति का चर्चा विलियम गॉड्स ने सर्वप्रथम हरित क्रांति की बात की। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में जो हुआ, एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक है भारत में। 64 प्रश्न है कि रेखाओं की प्रत्येक डिग्री के लिए रखे गए स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितने अंतर होते हैं? तो एक से दूसरे के बीच जो रेखांतर होता है 4 मिनट का होता है। देशांतर जो है 4 मिनट का अंतर करता है। और यह जो है हमें दूरी बताती है। अक्षांश से हमें जलवायु पता चलता है कि जिस ऊंचाई पर, इससे हमें ऊंचाई का पता चलता है। और उसके बाद जो है उसी आधार पर हमें जो है जलवायु की पता होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम से जब हम पूरब की ओर आएंगे तो उसमें प्लस किया जाता है, और पश्चिम जाते हैं तो उसमें माइनस किया जाता है। भारत का जो है ग्रीनविच टाइम जो है यह जो है नैनी के पास से गुजरती है, जो 82.5 डिग्री जो है पूरब है। देशांतर है, स्पष्ट है कि हम 5.5 घंटा जो ग्रीनविच टाइम है उससे हम आगे हैं, प्लस हैं। 67 प्रश्न को आप देखेंगे। 67 प्रश्न आपकी कह रही है कि निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक विशेषता जो है वह मालदा अपभ्रंश को अलग करता है? तो इसको जब हम देखेंगे तो इसका आंसर आप डी देंगे। डी में जो आपका दिया गया है गारो खासी और काबरी अलंगो पठार छोटा नागपुर, यह जो पूर्वी भारत से संबंधित है, और झारखंड से छोटा नागपुर पठारी है, उससे संबंधित मालवा भ्रंश को जो है संबंध है। आप 78 प्रश्न को देखिए। 78 प्रश्न आपको कह रही है कि विश्व बौद्धिक संपदा प्रति साल हम कब मनाते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा हम प्रत्येक साल 26 अप्रैल को मनाते हैं। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। 12 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए अंतरिक्ष जो उड़ान होती है अंतर्राष्ट्रीय, उसके लिए वर्ष मनाई जाती है। 15 जनवरी को आप जान रहे हैं कि भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थल सेना दिवस है। और 20 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय शहद
शहद दिवस के रूप में जो है मधुमक्खी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इसे हम मधुमक्खी दिवस कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 79 प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है? यानी कौन सी देश है जो इनके नाम पर जो है एक अधिनियम पारित किया है? तो आपको बड़ी आश्चर्य लगेगा कि यह देश जो है अमेरिका ने हाल ही में इस प्रकार का काम किया है और इसके द्वारा उनके कार्यों को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति देने की बात की गई है। इसके द्वारा कम से कम जो है 50 महिलाओं को प्रति साल जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। मलाला यूसुफजाई बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार के रक्षक, जिनको 2014 में सत्यार्थ कैलाशी के साथ 2014 में जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। शांति का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक प्रश्न है 80 कि क्वाड 80 प्रश्न है, थोड़ा देखेंगे इसको कि क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, जापान, और इसमें चौथा देश कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन की जो समुद्र नीति, विस्तारवादी नीति है, इसको रोकने के लिए किया गया है। 2007 में शिंजो आबे, जिनकी बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गोली मार दी गई, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको गोली मार दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने ही सर्वप्रथम इस तरह की अवधारणा की और 2017 में इसको जो है एक व्यवस्थित रूप दिया गया। इसके द्वारा चीन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास है। 81 प्रश्न है, इसमें कौन सी सुमेलित नहीं है? तो 40 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, यह सुमेलित नहीं है। और लाहौर अधिवेशन आप जान रहे हैं कि पहले भी हुआ है, 1893 ईस्वी में भी लाहौर अधिवेशन हो चुका है, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। लेकिन 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया। और राजगुरु को फांसी तो आप जान रहे हैं कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ आपका प्रश्न है, थोड़ा फिर से देखेंगे, प्रश्न हमको पढ़ने में थोड़ा गलती हो गया। सही सुमेलित है, यानी इसमें से कौन सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित आपका सिर्फ एक है कि 1931 ईस्वी में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दिया गया 23 मार्च को, तो आपका यह सही है। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में नहीं हुआ। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो है वह रामगढ़ हजारीबाग में है, जहाँ इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की है, जो सबसे लंबी अवधि तक स्वतंत्रता से पूर्व अध्यक्ष रहे। 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और रॉलेट एक सत्याग्रह जो है यह जो है 6 अप्रैल 1919 को किया गया। थोड़ा ध्यान देंगे। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित है? तो आपका आंसर बी होगा। 1931 में राजगुरु को फांसी दिया गया, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तीनों को 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर षड्यंत्र केस के द्वारा फांसी दिया गया, सैंडर्स की हत्या के कारण। 1940 में राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर अधिवेशन 1893 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता में और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। 1921 में जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ है वह नहीं हुई। आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को तिलक की भी मृत्यु हुई और उसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुई। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा शुरू की गई, जो गांधी जी के ऑल इंडिया लेवल का पहला भारत में आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी विरोध था। आपका 82 प्रश्न को आप देखेंगे। 82 प्रश्न आपको कह रही है कि निम्नलिखित में कौन सा विशालतम जो है
ग्लेशियर है, यानी इस ग्लेशियर में कौन सा विशालतम है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये दी गई ग्लेशियर है इसमें सियाचिन जो है विशालतम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सियाचिन वह स्थान है जहां भारत और चीन के सेना रहता है, और यह दुनिया का सबसे हम ऊंचे जगह पर युद्ध स्थल है जहां भारत और चीन के सेना रहता है। सियाचिन जैसा कि आप जानते हैं काराकोरम श्रेणी में है, और यह 61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 61 किलोमीटर इसकी लंबाई है सियाचिन की। तो स्पष्ट है कि यह सबसे बड़ी जो है सिक्किम क्षेत्र में जेम्बू ग्लेशियर है जो लगभग 25 किलोमीटर है, और साइसिस काराकोरम श्रेणी में ही है जो लगभग 17 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तो इस स्थिति में गंगोत्री, जैसा कि आप जानते हैं कि गंगोत्री भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण है जो 26 किलोमीटर जिसकी है। हम जानते हैं कि जो भी हमारा दिया गया है उसमें सियाचिन जो है यह अंतर्राष्ट्र से बाहर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह 71 किलोमीटर का है। ध्यान देंगे थोड़ा, यह सियाचिन जो है विश्व के बड़े ग्लेशियर में एक है। कहीं कहीं इसका माप 76 किलोमीटर तक भी आता है। तो इसमें सबसे बड़ा यह है, गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती है। 83 है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमा को छूती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत का अधिकतम सीमा को, जैसा कि आप जानते हैं कि छूती है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिकतम सीमा को छूने वाला राज्य है, जो हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी छूती है। तो सबसे अधिक क्षेत्र को छूने वाला भारत का अधिकतम जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वह जो है उत्तर प्रदेश है। 84 प्रश्न, कौन सा स्थान भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, और इसके बाद ये गंगा नदी कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है जिसमें देवप्रयाग सबसे पवित्र, और हरिद्वार के पास गंगा नदी जो है वह मैदानी क्षेत्र में भारत में प्रवेश करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर बहती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में भी बहती है जो पद्मा नाम से जानी जाती है। 85 प्रश्न है, किसका सुमेल नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन सा है जो सही जो है वह नहीं की गई है। तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल सही है, भितरकनिका भी यह भी सही है, ये तमिलनाडु सही है। वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है, वेम्बनाड जो है केरल में है। वेम्बनाड जो है भारत की सबसे लंबी झील है भारत की, और सबसे बड़ी झील तो आप जान रहे हैं चिल्का झील है जो तटीय झील सबसे बड़ी, और बुलर झील जो है मीठी पानी का भारत में सबसे बड़ी झील है। सबसे नमकीन झील जो है सांभर झील भारत में है। तो ये सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल की डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की डेल्टा है, मैंग्रोवा वन के लिए प्रसिद्ध है, और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी डेल्टा के रूप में जाना जाता है। भितरकनिका क्षेत्र जो है मगरमच्छ, कछुआ आदि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और पिचवरम जो है यह ओडिशा में प्रसिद्ध है। पिचवरम जो है वह जो है तमिलनाडु में वह अवस्थित है। 86 प्रश्न, कौन सा स्थान कहाँ तांबा पाई जाती है। तो भारत में तांबा जो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मालाज खंड जो है यह बालाघाट क्षेत्र में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। यह तांबा के लिए विश्वविख्यात है। जैसा कि जानते हैं बेलाडीला और हलिर राजहारा ये जो दिया गया है यह सभी जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला का जो ये छत्तीसगढ़ का लोहा है यह बहुत ही उच्च कोटि की लोहा यहाँ पाई जाती है। 87 प्रश्न, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है। तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो है जो अर्ध शुष्क भूमि से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्रफल संगठन जो है संस्थान जो है यह जोधपुर में है। 1952 में स्थापित हुआ, जिसे काजरी के नाम से जाना जाता है, जहां शुष्क मौसम में शुष्क कैसे खेती की जाए और शुष्क क्षेत्र की कैसे अधिक से अधिक बेहतर उत्पादन हो, इस पर शोध किया जाता है।
इसमें स्पष्ट है, सेमी एरिड है, अर्ध शुष्क भूमि से संबंधित है। रॉलेक्ट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या है? तो रॉलेक्ट एक्ट लाने का प्रयोजन था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। आप जानते हैं कि सिडनी रॉलेक्ट जो लंदन हाई कोर्ट के जज था, इसकी अध्यक्षता में 1918 में एक कमेटी बनाई गई जिसने रिपोर्ट दिया। उसके आधार पर मार्च 1919 में इसे पारित कर दिया गया। इसे रॉलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा बिना किसी कारण बताए हुए संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था, जब तक रखना चाहेगा तब तक। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसका भारी विरोध किया गया और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निश्चय किया। इसे काला कानून कहा। काला कानून, ब्लैक लॉ जो है, गांधी जी ने रॉलेक्ट एक्ट को कहा। इस दौरान इसके विरोध और फिर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के बंदी के बाद जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला जैसे हत्याकांड, इसी से संबंधित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ है? तो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिहंद नदी से संबंधित है। आप जानते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं, भारत के बहुत बड़े जो है गृह मंत्री के रूप में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। रिहंद बांध के नाम से सोनभद्र जिला में बनाया गया है। यह रिहंद नदी पर बनाया गया। इस रिहंद बंद के बाद यह कृत्रिम झील बनाया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो लगभग 70 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। 93 प्रश्न है, सर्वोच्च किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो यह मकराना क्षेत्र से संबंधित है। यह नागौर जिला जो है राजस्थान में मकराना क्षेत्र जो है, ये संगमरमर के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्र जो है पत्थर, सीसा, तांबा जैसे कई धातुओं के लिए भी, अर्ध धातुओं के लिए भी जो है, उपधातु के लिए यानी कि धातु अधातु के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। विशेष रूप से पत्थर के लिए जो है राजस्थान का मकराना क्षेत्र यह विश्वविख्यात है। 94 प्रश्न को आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गवालिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान गांधी जी द्वारा किया गया और ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। यह भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में सबसे सशक्त, व्यापक और अंतिम जन आंदोलन थी और यह ब्रिटिश सरकार को यह बता दिया कि जन समर्थन आपके विरोध में है और उनके ठाठ बाट जो देसी रियासत थी और उनकी वह पूरी तरह उजड़ गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन था। हालांकि यह आंदोलन हिंसक रही। ब्रिटिश सरकार ने भी इस हिंसक आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और उन्होंने आधुनिक अस्त्र शस्त्र का इसमें प्रयोग किया। 95 प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिस प्रश्न आपको कह रही है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डायमंड की खोज की गई? तो ये बोत्सवाना क्षेत्र है। बोत्सवाना क्षेत्र में यह खोज की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि डायमंड के लिए जो है किम्बर्ले क्षेत्र जो है बहुत ही विश्वविख्यात है और हम यह भी जानते हैं कि जो पिंक स्टार डायमंड जो है वह बहुत ही ज्यादा कैरेट की है, जो 5916 कैरेट की है, जिसके भारतीय मुद्रा में यदि दाम कही जाए तो 462 करोड़ रुपया आंकी गई है। 96 प्रश्न है, फीडे किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फीडे शतरंज खेल का जो है यह दी जाती है और यह संगठन है जिसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1924 ईस्वी को की गई। इस फीडे में 195 देश है। यह शतरंज के विश्व स्तर की खेल का आयोजन से संबंधित संगठन है। 97 प्रश्न है, नेशनल फोरेंसिक
साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो यह अहमदाबाद में है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है अहमदाबाद में है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें वैज्ञानिक पद्धति पर जो है अपराध को रोकने के लिए और जो धोखाधड़ी भ्रष्टाचार करते हैं उन सब से संबंधित कार्य के लिए यहाँ शारीरिक परीक्षण का यहाँ शोध केंद्र है। और यहाँ इसकी द्वारा अन्य कई जगह भी इससे संबंधित भारत में संस्थान है जो भारत में अपराध और विज्ञान के शरीर विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। अपराध को कैसे रोका जाए उसके लिए जो है यह कार्य कर रही है। साथ में इसमें बहुत सारे स्तर की अन्य शोध कार्य भी चल रही है। 98 है। साउथ सिनेमा के लिए दिग्गज अभिनेता को 51 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया है। तो प्रसिद्ध दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को यह अधिक दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब बावना जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारिक को दिया गया है और 50 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया। 2019 के लिए इन्हें दिया गया है। 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से दी जा रही है और यह भारत की सबसे बड़ी फिल्म जगत की पुरस्कार है। दादा साहब भारतीय फिल्म जगत के जनक हैं। 99 है। किस राज्य की विधानसभा ने लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया है, तो यह नागालैंड है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है एक अलग राज्य बनाई गई और फिर ये अलग राज्य के रूप में भारत में पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स में शामिल रहा है। तो नागालैंड राज्य ने 60 वर्षों के बाद जनगण जो है राष्ट्रीय गान जो मेरा जनगण मन है उसको विधानसभा में पहली बार इसको बजाया है। यह हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है, बेहतर राष्ट्रवाद का प्रमाण का एक रूप है। हम अंतिम प्रश्न जो आज की आपकी क्विज की है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में 112 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची दी है। उसमें पहला स्थान यानी सबसे ज्यादा शहर कहाँ है, तो यह ओडिशा के 23 शहर को इसमें स्थान दिया गया है। ओडिशा के 23 शहर को इसमें स्थान दिया गया है। और दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश के 21 शहर को इसमें स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 21 शहर को जो है प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और तीसरा स्थान पर दिल्ली को रखा गया है। दिल्ली के 11 शहर को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो यह जो है बहुत ही खतरनाक है। देश के स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या बीमारियां फैल रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम दूषित वातावरण में रह रहे हैं, दूषित जल पी रहे हैं, दूषित वायु ले रहे हैं, दूषित खाना खा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में यह जो स्थल के बारे में चिन्हित की गई है, जिस पर सरकार इसके लिए विशेष इस क्षेत्र को बेहतर पर्यावरण बनाने के लिए कदम उठाने पर भी विचार कर रही है। आप लगातार रुक्मिणी प्रकाशन से जुड़े रहें। रुक्मिणी प्रकाशन आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की नई नई ऊंचाइयां पर ले जाने के लिए कृत संकल्प है। और इसके तहत ही आपको ये वीकली टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आर्ट और साइंस दोनों का मिश्रण, यानी जो परीक्षा में किसी भी स्तर पर जो परीक्षा होती है, चाहे वो आप डी ग्रुप में दे या पीसीएससी दे, यूपीएससी दे, चाहे बैंकिंग, रेलवे, एनडीए वगैरह जो भी एग्जाम देते हैं, यदि आप इस वीकली टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको निसंदेह इसकी लाभ मिलेगी। कुछ टेस्ट 2-4 टेस्ट करके नहीं, बल्कि आप 10, 20, 50 टेस्ट आप जुड़ते हैं तो निसंदेह आपकी परीक्षा में सफलता की ओर अग्रसर होगी। चलिए, इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। गुड नाइट।